हमने परमाणु के बारे में जान लिया था बहुत सारी चीजें। द्रव्यमान संरक्षण का नियम देखा था, स्थिर अनुपात का नियम देखा था जिसमें पानी का अनुपात देखा था, अमोनिया का अनुपात देखा था, और फिर उसके बाद जॉन डाल्टन ने 6 जो परमाणु के संबंधित वाक्य बोले थे उनके बारे में भी देखा था। परमाणु के साइज के बारे में बोला था कि परमाणु कितना छोटा है उसको नैनोमीटर में नापते हैं। द्रव्यमान संरक्षण से जुड़ा हुआ एक ये वाला प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल भी करा था। उसके बाद हमने उदाहरण के लिए इनको हाइड्रोजन परमाणु जल के अणु कितने छोटे छोटे हैं वो देखा था। फिर ओल्ड प्रतीक देखे थे कि ओल्ड प्रतीक जो है वो कैसे दिखाई देते थे, जिनको डाल्टन ने सुझाया था। उसके बाद जो है वो नए प्रतीकों के बारे में बात कर रही थी जिनको किसने सर्टिफाइड किया है, IUPAC ने किया हुआ है। IUPAC का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो कि बहुत बार पूछा जा चुका है ना। और हमने इसके बाद देखा था कि तत्वों का जो है प्रतीक चिन्ह जो है वो कुछ तत्वों के हमारे टेबल में दिए हुए थे, हमें बुक में दिए हुए थे, और इसको याद करने के लिए मैंने आपसे बोला था, है ना। आई होप आप लोगों ने एक बार तो देखा होगा, याद भले ही नहीं किए होंगे लेकिन देखा जरूर होगा। उसके बाद जो है वो परमाणु द्रव्यमान के बारे में चर्चा करी हुई थी। परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, पहले कार्बन और मोनोऑक्साइड में कार्बन को ही लिया गया, एक्चुअली कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों को मिक्स करके लिया गया। फिर ऑक्सीजन को कंपेयर में लिया गया क्योंकि परमाणु का द्रव्यमान बहुत छोटा होता है, बहुत कम होता है, तो हमने उसको तुलना करी, पहले कार्बन की करी, फिर ऑक्सीजन की करी, फिर से वापस कार्बन पे आ गए। एक तरबूज का उदाहरण लिया था उन्होंने, तरबूज के 12 हिस्से करे थे, प्रत्येक हिस्सा 1-1 किलो का था, तो उस 1 किलो के हिसाब से वो दूसरे सब्जियां या फल बेच सकता है, फल वाला। वैसे हमने परमाणु के द्रव्यमान में भी करा। परमाणु द्रव्यमान की इकाई जो है वो यूनिफाइड मास होती है, जिसको हम यू से प्रदर्शित करते हैं। उसके पहले AMU से दर्शाते थे, लेकिन अब जो है वो यूनिफाइड मास यू से दर्शाने लगे। उसके बाद एक टेबल आई थी जिसमें कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान दिए हुए थे, मतलब इसमें कितना मटेरियल भरा जा सकता है। द्रव्यमान हमेशा किलोग्राम में होते हैं, सॉरी किलोग्राम में भी होते हैं, लेकिन यहाँ परमाणु द्रव्यमान है, इसके लिए इसकी इकाई अलग होती है, 1 होती है, यू होती है इसकी इकाई, जैसा कि आपको मैंने अभी हाल बताया, है ना। वैसे द्रव्यमान काय में नापते हैं, किलोग्राम में नापते हैं, लेकिन परमाणु का द्रव्यमान काय में नापते हैं, यू में नापते हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं कि अणु क्या होते हैं। अणु को इंग्लिश में बोलते हैं मॉलिक्यूल्स, अणु को इंग्लिश में बोलते हैं मॉलिक्यूल्स, है ना। कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसमें, अणु को क्या बोलते हैं और मॉलिक्यूल्स। तो एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये जरूरी है ना। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सबसे पहले रहते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सबसे छोटे होते हैं। अभी तक तो इससे छोटा अभी तक ज्ञात नहीं है, आगे ज्ञात हो जाए तो पता नहीं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, परमाणु बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं, है ना। एटम, आपने नाम सुना है एटम, जिसको हम एटम बोलते हैं। परमाणु आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं। परमाणु आपस में मिलकर अणु बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं। और अणु आपस में मिलकर किसी पदार्थ की रचना करते हैं, किसी पदार्थ की रचना करते हैं। तो ये पूरा स्ट्रक्चर आपको हमेशा याद रखना है कि ये वाली चीजें जो है वो ये है ना। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं अणु क्या है। साधारणतः अणु ऐसे 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह होते हैं जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, अथवा वे परस्पर आकर्षण बल के द्वारा कसकर जुड़े हुए होते हैं। तो क्या बोला हुआ है, अणु जो है वो क्या होते हैं, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समूह होते हैं जो आपस में किसके द्वारा जुड़े होते हैं, रासायनिक बंध द्वारा। उनके बीच क्या होता है, रासायनिक बंध होता है। मतलब जैसे 2 परमाणु हैं, 2 बेसिकली अणु की डेफिनेशन मालूम क्या है, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह अणु कहलाता है। 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह अणु कहलाता है। तो इसको याद रखना है आपको, है ना। वे परस्पर आकर्षण बल के द्वारा कसकर, या तो परमाणुओं के बीच आकर्षण बल हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि 2 अणुओं के बीच ही जो है वो आकर्षण बल हो, उसके कारण से भी हो सकता है। अणु को किसी तत्व अथवा यौगिक के उस सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है। सभी परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह सकते। ज्यादातर परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह सकते, उनका अकेले नहीं रह सकते परमाणु, लेकिन अणु जो है वो रह सकते हैं। अणु जो है वो सभी अणु जो है वो स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं, ऐसा बोला जाता है। उस यौगिक के सभी गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। एक ही तत्व के परमाणु अथवा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग करके अणु का निर्माण करते हैं। तो सिंपल सी वही बात है, सारी चीजें वही हैं कि परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं, अणु का निर्माण करते हैं। तत्वों के अणुओं की बात कर लें कि तत्वों के अणु होते क्या हैं। परमाणु के बारे में बात कर ली हमने कि परमाणु का सिंबल कैसे कैसे होते हैं, वो सारे देख लिए। अब बात कर लेते हैं अणुओं की। तो यहाँ पर लिखा हुआ है किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणु द्वारा संरचित होते हैं। ऑर्गन, हीलियम,
इत्यादि जैसे अनेक तत्वों के अणु उसी तत्व के केवल एक परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ कुछ तत्वों के नाम लिखे हुए हैं, ऑर्गन, हीलियम जैसे तत्व, इनका क्या होता है, केवल एक परमाणु ही एक अणु कहलाने लगता है। क्या बोला मैंने, एक परमाणु, ऑर्गन और हीलियम का अगर एक परमाणु होगा ना तो उसी को हम अणु भी बोल सकते हैं। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग करने वाला है, लेकिन हाँ ये पॉसिबल है और यही होता है। कुछ तत्व ऐसे हैं जिनके एक परमाणु को ही हम अणु बोलने लगते हैं। कुछ के केस में ऐसा होता है, सबके केस में नहीं होता है, लेकिन अधिकांश अधातुओं में ऐसा नहीं होता है ना। उदाहरणार्थ, ऑक्सीजन अणु दो ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बना हुआ है। यदि हम ऑक्सीजन अणु की बात करें तो ये O2 बोलते हैं ना, O2 गैस, ऑक्सीजन गैस। तो ऑक्सीजन अणु जो है वो दो परमाणु से मिलकर बना हुआ था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, द्विपरमाणु बोलते हैं, O2 कहते हैं। यदि सामान्यतः दो के स्थान पर तीन ऑक्सीजन परमाणु संयोग करते हैं तो ओजोन प्राप्त होता है, जिसका फॉर्मूला हम लास्ट पहले भी देख चुके हैं इसके पहले, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, O3 होता है ना। किसी अणु की किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणु की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। धातु अणुओं एवं कुछ अन्य, ये तो हमने कल कल बात करी थी कि अणुओं की जो है वो परमाणुकता कैसी कैसी होती है। अधातुओं की जो परमाणुकता होती है वो कुछ एक परमाणु भी होते हैं, कुछ द्विपरमाणु भी होते हैं, और कुछ बहुपरमाणु भी होते हैं। इसके बारे में हम चर्चा कर चुके थे कि ऑर्गन, हीलियम जो है वो एक परमाणु, मतलब इनका एक परमाणु ही क्या होगा, एक अणु होगा, है ना। जबकि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये सभी जो हैं इनके जो है वो द्विपरमाणु, मतलब दो दो परमाणु क्या होंगे, दो दो परमाणु जो है वो एक अणु का निर्माण करेंगे। जबकि फास्फोरस और सल्फर ये सभी अधातुएं हैं, है ना। मेरे ख्याल से आप अधातुएं और धातुओं में क्लियर होंगे। धातुएं जो है वो मेटल धातुएं बोलते हैं, जैसे सोना, चांदी, तांबा, जिंक, मैग्नीशियम, सोडियम, ये सारी धातुएं हैं। जबकि अधातुएं जो है वो ये होती हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सभी जो है वो विविधता दिखाती हैं। कुछ एक परमाणु होती हैं तो कुछ बहुपरमाणु भी होती है। जबकि धातुएं जो है वो डिसिप्लिन है। देखो, धातुएं जो है वो हमेशा जो है वो कैसी होंगी, एक परमाणु होंगी। कुछ एकाध परमाणु, एकाध धातु इसका विरोध कर सकती है, एकाध धातु इसमें अलग हो सकती है, लेकिन ज्यादातर धातुएं, ये कहना बिल्कुल उचित है कि ज्यादातर धातुएं कैसी होती हैं, एक परमाणु होती है, मतलब उनका एक परमाणु ही एक अणु को दिखा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए सोडियम, सोडियम का यदि एक अणु की बात करूं मैं, तो एक अणु ही जो है एक परमाणु ही एक अणु के बराबर हो जाएगा, है ना। तो उसमें ज्यादा कंफ्यूजन रखने की दिक्कत नहीं है, ज्यादा कंफ्यूजन रखने की जरूरत नहीं है। ये अभी हमने तत्वों के अणु की बात करी। अब बात कर लेते हैं यौगिकों के अणु की, जिसके बारे में आप बड़ी क्लास में बहुत ज्यादा पढ़ेंगे डीप में, है ना। यौगिकों के अणु के बारे में बहुत ज्यादा डीप में पढ़ेंगे, उसमें आपको बंध के बारे में, एंगल वगैरह भी पता चलेंगे। आप यौगिक के अणुओं को देख सकते हो, प्रैक्टिकली इमेजिन कर सकते हो कि ये परमाणु कितने कितने एंगल पे जुड़े हुए रहेंगे, क्योंकि बहुत एडवांस हो चुकी है अब केमिस्ट्री इसके मामले में, है ना। विभिन्न भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में जुड़कर यौगिक का अणु निर्मित करते हैं। सारणी में कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। तो यहाँ पर जो है वो फिर हमारा एक न्यूमेरिकल आ रहा है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है जल, जल में कौन कौन से तत्व मौजूद है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो यहाँ पर अनुपात दिया हुआ है 1:8 के अनुपात में, स्थिर अनुपात का नियम अपन ने पढ़ा हुआ है। तो जल जो है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है, 1:8। अमोनिया का कितना होता है, 14:3। कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है, 3:8। अब देखना यहाँ पर सीखने वाली बात आ रही है। हम इस अनुपात के माध्यम से जल का फॉर्मूला बना सकते हैं। हालांकि हमें पता है H2O का फॉर्मूला, H2O जो है वो फॉर्मूला होता है जल का, ये हमको पता है, लेकिन ये कैसे बना होगा उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हो रही है। इनके द्रव्यमान के अनुपात से हम H2O का फॉर्मूला बनाते हैं। तो क्रियाकलाप में देखते हैं कैसे बनाते हैं। बाकी दो बनी हुई चीजों का जो है वो आप बना के बताएंगे, आज मैं इसका CO2 का समझा रहा हूँ आपको। अणुओं में विद्यमान परमाणु के द्रव्यमानों की तुलना के लिए सारणी 3.4 एवं तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के लिए 3.2 देखिए। सारणी 3.4 में दिए गए यौगिकों के अणुओं में प्रयुक्त तत्वों के परमाणु की संख्या के अनुपात को ज्ञात कीजिए। तो 3.4 में पहुंचते हैं अपन। 3.4 में जो है वो जल के अणुओं की संख्या ज्ञात करना है हमको। इसमें हमको ये वाली सारणी जरूर यूज होगी, ये वाली 3.2 की, है ना। तो इसको आपको मैंने याद करने के लिए भी बोला हुआ था, लेकिन मैं आपको इसको जो है वो सब चीजें एक ही जगह पर इकट्ठी करके बता देता हूँ। थोड़ा सा दीजिए मुझे टाइम, इसमें मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ इसको यहाँ से। अभी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी बस। अरे भाई
क्या हुआ, कुछ पूछना है क्या? देखो यहाँ पर एक तालिका की जरूरत पड़ी है। जल के अणु में प्रयुक्त परमाणु की संख्या ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तत्व लिखा हुआ है इन्होंने, थोड़ा सा ध्यान देंगे समझ में आ जाएगा, कुछ भी टफ नहीं है। यहाँ पर तत्व लिखा हुआ है इन्होंने, यहाँ पर तत्व, पानी में कौन कौन से तत्व है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। बेटा माइक ऑन मत करो बार बार, मेरे को डिस्टर्ब हो रहा है। जब क्वेश्चन पूछना हो तब पूछा करो, नहीं तो मेरे को यहाँ पर दिक्कत होती है, मुझे लग रहा है आप क्वेश्चन पूछ रहे हो। हाइड्रोजन, यहाँ पर हम काय की बात कर रहे हैं? H2O की बात कर रहे हैं कि H2O में हम H2O का फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें ये तो पता है पानी में कौन कौन से तत्व विद्यमान है, एक तो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, दोनों तत्व में विद्यमान है। अच्छा, द्रव्यमान का अनुपात जरूर हमको पता होना चाहिए, ये तो जरूरी है ना? तो ये हमको पता है, द्रव्यमान का अनुपात कितना दिया हुआ है? 1 और 8, 1:8 दिया हुआ है टेबल में, अपन ने ऊपर ही देखा था 1:8 होता है इसका, ये तो हमको पता ही रहता है, इसके इसके बिना नहीं पता कर सकते हम, ये हमको पता है। इसके बाद क्या पता है? इसके बाद हमको परमाणु द्रव्यमान पता है, यू की वैल्यू पता है, जो अभी हमने टेबल दिखाई थी ऊपर आपको, उसमें हाइड्रोजन का दिया हुआ है 1U, यू ऊपर लिख दिया है इन्होंने ना, ऊपर लिख सकते हैं U 1U, और ऑक्सीजन का होता है 16U, है ना? फिर उसके बाद क्या करा है इन्होंने? द्रव्यमान अनुपात बटे परमाणु द्रव्यमान कर दिया है, द्रव्यमान अनुपात बटे परमाणु द्रव्यमान। तो 1:1 से 1 आ गया, और 8/16 बराबर से 1/2 आ गया। तो सरलतम अनुपात ये आ गया। एच का कितना आ गया? एच का देखो, एच का आ गया 2, एच का आ गया 2, और ऑक्सीजन का आ गया 1, ऑक्सीजन का आ गया 1। मतलब क्या, सरलतम अनुपात के आधार पर इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? H2O। देखो अभी तक क्या बताया जा रहा था, आपको बोला जाता है पानी का फॉर्मूला H2O होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का CO होता है। लेकिन अभी देखो, अभी जस्ट आपने क्या सीखा? इसका फॉर्मूला बनाना सीखा, कि ये फॉर्मूला बनता कैसे, ये सरल अनुपात में फॉर्मूला बनता कैसे। इसके लिए दो चीजों की जरूरत होती है, एक तो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान की, और उनके जो यौगिक है उसमें द्रव्यमान अनुपात क्या है उनका, उस चीज की जरूरत पड़ती है। एक बार हम अपनी मर्जी से इसको करने की कोशिश करते हैं, ताकि हम इसको जो है वो कर सके दूसरे तत्वों के लिए भी, है ना? तो हम क्या कर रहे हैं, इसको जो है वो उठा के इसको ले जा रहे हैं अब हम आपको पेंट स्क्रीन पर। यहाँ पर हमने ये रख लिया, और इसमें क्या कर रहे हैं आप, ये वाली चीजों को जो है वो गायब कर दे रहे हैं। आपको मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया कि सरल अनुपात किसको बोलते हैं? सरल अनुपात किसको बोलते हैं? जिस जो फॉर्मूला होता है केमिकल का, जैसे CO2, H2O, ये जो फॉर्मूले होते हैं वो उसको बोलते हैं क्या? सरल अनुपात, है ना? अब हम जो है वो पानी का तो देख चुके हैं। अब मैंने थोड़ा सा इसमें चीटिंग करी है, मेरे को ज्यादा मेहनत ना करना पड़े, इसलिए मैंने बुक की टेबल ही उठा ली। और हम काय का ज्ञात करते हैं, अब कार्बन डाइऑक्साइड का करते हैं। तो हमें पहले तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बारे में लिखना है, तो हम यहाँ पर जो है वो लिख लेंगे, हमको मतलब हमको CO2 का फॉर्मूला नहीं पता है कि CO2 होता है, हालांकि हमको पता है, लेकिन ये फॉर्मूला आया कहाँ से, हम उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, है ना? तो ये फॉर्मूला आया कहाँ से, उसके लिए हमको क्या पता होना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड में कौन कौन से तत्व विद्यमान है, कार्बन डाइऑक्साइड में कौन कौन से तत्व विद्यमान है। कोई मुझे बताया कार्बन डाइऑक्साइड में कौन कौन से 2 तत्व विद्यमान है? भाई कार्बन और ऑक्सीजन। बहुत अच्छे, इजी है, कुछ भी नहीं है उसमें, कार्बन और ऑक्सीजन, बिल्कुल। कार्बन और ऑक्सीजन 2 तत्व विद्यमान है, तो यहाँ पर मैं लिख लूंगा कार्बन, और यहाँ पर लिख लूंगा ऑक्सीजन। ठीक, उसके बाद द्रव्यमान अनुपात, ये द्रव्यमान अनुपात हमको जो है वो बुक में दिया हुआ है, देखो यहाँ पर ये द्रव्यमान अनुपात हमको, ये जस्ट इस वाले न्यूमेरिकल के ऊपर यहाँ पर दिया हुआ है। द्रव्यमान अनुपात कार्बन डाइऑक्साइड, ये दिख रहा है कितना है? 3:8। इसको हम लिख लेंगे यहाँ पर 3:8, यानी कि कार्बन का 3 और ऑक्सीजन का 8। अभी ये फॉर्मूला में मिटा दे रहा हूँ, यही तो ज्ञात कर रहे हैं अपन, 3:8। अच्छा, परमाणु द्रव्यमान यू में, कार्बन का देखो यहाँ पर, कार्बन का दिया हुआ है, कार्बन का ये दिया हुआ है इस वाली टेबल में, कार्बन का कितना होता है? 12U, तो कार्बन का लिख लेंगे हम 12। फिर उसके बाद ऑक्सीजन का कितना दिया हुआ है? देखो ऑक्सीजन का यहाँ पर, ऑक्सीजन का होता है 16, होता है ना 16,
तो यहाँ पर हम 16 लिख लेंगे। यू क्यों नहीं लिख रहे हैं, वैसे हमेशा यू लिखना चाहिए, लेकिन हमने ऊपर यहाँ पर यू लिख दिया है कि यू में है सारी चीजें, इसलिए यू नहीं लिख रहा है। ठीक, ये 12 और 16 लिख लिए। अब हमको क्या निकालना है, द्रव्यमान अनुपात बटे परमाणु द्रव्यमान, मतलब पहले इसको लिखना है, बटे में इसको लिख देना है। पहले इसको लिख दिया 3 बटे, इसको लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 12, 3 बटे 12, यानी कि कितना जाएगा, 3 से भाग देंगे तो कट जाएगा ना, 3 एकम 3, 3 चौको 12, 1 बटे 4 आ गया। अच्छा, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 बटे 16, 8 बटे 16, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 1 बटे 2 आ गया। कितना आ गया 1 बटे 2। अब क्या करेंगे, सरलतम अनुपात ज्ञात करना है ना, तो इसको जो है वो हम बटे में रख देंगे, मतलब 1 बटे 4, 1 बटे 4 बटे में 1 बटे 2, है ना। इसको सॉल्व करना आता है किस किस को, बटे के बटे में संख्या, इसको सॉल्व करना आता है आपको, नहीं आता? चलो देखो इसको सिखा रहा हूं। मतलब मैंने क्या कहा, ये पूरी एक संख्या है, बड़ा बटे लगाया हुआ है, और इसके नीचे दूसरी संख्या लिखी हुई है 1 बटे 2। जब इसको सॉल्व करते हैं ना, तो ध्यान रखना कैसे करते हैं। ऊपर वाली चीज को ऐसे लिखते हैं 1 बटे 4, इसको ऊपर ले जाते हैं ना, तो बटे के बटे में संख्या पलट जाती है, बस इतना याद रखो, बटे के बटे में संख्या पलट जाती है, तो ये हो जाएगा 2 बटे 1। इसको 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 हम ऐसा लिख सकते हैं, याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज सिखाई मैंने आज आपको, है ना। ये चीज जो है वो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल बाकायदा लिख सकते हैं। तो ऐसा लिखेंगे तो देखो, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, मैं जब मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये मल्टीप्लाई लगा ना बीच में, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 2 बटे 4, और 2 बटे 4 को कैसा लिख सकता हूँ 1 बटे 2 लिख सकता हूँ ना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। इसको आप डायरेक्ट भी काट सकते थे 2 दूनी 4 से, ऊपर जो है वो 1 बचता, 1 बटे 2 ही बचता, तब भी मैंने एक स्टेप बढ़ा दी बीच में समझाने के लिए, है ना। तो इसको हम जैसे ही सॉल्व करेंगे तो आप देखोगे आपके पास कितना आ जाएगा 1 बटे 2। मतलब क्या, मतलब ये कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इस पूरे को सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास 1 बटे 2 आएगा। मतलब क्या, कार्बन का हो जाएगा 1 और ऑक्सीजन का हो जाएगा 2। सरल अनुपात क्या हो जाएगा 1 बटे 2, 1 अनुपात 2, जिसमें से कार्बन का अनुपात कितना रहेगा 1 और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 2। अर्थात हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनने वाला है, वो बनने वाला है कार्बन की संख्या 1 और ऑक्सीजन की कितनी 2। सेक ऑफ इजीनेस, सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, हम जो है वो 1 को नहीं लिखते हैं। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो उसका मतलब 1 ही हो जाता है, जरूरी नहीं है मैं 1 लिखूं यहाँ पर। यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब यही है कि यहाँ 1 लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मूला बनता है। क्या आप मुझे ये वाली टेबल और ये वाली बुक की टेबल का यूज करके, क्या आप मुझे अमोनिया का फॉर्मूला बना के बता सकते हैं, जिसका अनुपात दिया हुआ है। अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होते हैं, तो इस टेबल में हमको नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के आसानी से मिल जाएंगे। ये रहा नाइट्रोजन, और हाइड्रोजन का ऊपर ही दिया हुआ है, ये रहा हाइड्रोजन। क्या आप मुझे अमोनिया का फॉर्मूला ऐसे निकाल के बता सकते हैं? तो यदि बता सकते हैं तो यही आपके कल का होमवर्क है। आपको क्या करना है, आपको बाकायदा जो है वो इस टेबल को निर्माण करना है, इस टेबल को बनाना है। आपको पहले सबसे ऊपर हेडिंग डालना है, अमोनिया का अमोनिया का रासायनिक सूत्र, हेडिंग डालना है बाकायदा आपको। क्या, अमोनिया का रासायनिक सूत्र, अमोनिया का रासायनिक सूत्र, पूरा नहीं लिख रहा हूं मैं, अमोनिया का रासायनिक सूत्र। उसके बाद ये वाली टेबल बनाना है बाकायदा, ये वाली टेबल बनाना है ऐसी खींच के, है ना। उसके बाद क्या लिखना है, अमोनिया में कौन कौन से तत्व विद्यमान है। तो उसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होते हैं। कौन कौन से, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो वहां आपको बाकायदा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन लिखना है। फिर उसके बाद उसका सरलता, यहाँ पर जो है वो द्रव्यमान अनुपात दिया हुआ है, तो वो आपको बुक में दिया हुआ है। ये दिया हुआ है कितना, 14:3, ये दिया हुआ है 14:3, मतलब नाइट्रोजन का कितना 14, हाइड्रोजन का कितना 3, ये लिखेंगे आप। उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद उसका द्रव्यमान लिखेंगे, परमाणु द्रव्यमान लिखेंगे। तो परमाणु द्रव्यमान इस टेबल से मिल जाएगा। परमाणु द्रव्यमान कितना आएगा, नाइट्रोजन का आएगा 14 और हाइड्रोजन का आएगा 1, है ना, ये लिखेंगे। और फिर उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे और आखिरी में निकालेंगे सरलतम अनुपात। बटे के बटे में संख्या आएगी शायद फिर से, तो उसको सॉल्व करना सीखना। तो बटे के बटे में संख्या में घबराया मत करो कुछ भी। बटे के बटे में संख्या कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे लिख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर 1:8 लिखा हुआ है और बटे में लिखा हुआ है 1:4 या 1/4, है ना। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, कुछ नहीं करना है आपको इसको सॉल्व करने के लिए। 1/8 गुणित बटे के बटे में संख्या पलट जाएगी, तो 4 ऊपर चला जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे ही रहेगा। इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो आएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कि टोटल अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 का 1 में करेंगे तो 1 एकम 1, 2 का 1 में करेंगे तो 2 एकम 2, है ना। तो 1/2 अपना आंसर हो जाएगा। तो बटे में संख्या को घबराया मत करो, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2 भी लिख सकते हैं।
तो ये आपको मैंने जो है वो आज आपको यौगिकों के फॉर्मूले बने कैसे। अभी तक हम बात तो करते थे, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2 होता है, पानी का H2O होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का CO होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का भी दिया हुआ है ना। तो आपको कार्बन मोनोऑक्साइड का अनुपात जो है वो इस टेबल में नहीं दिया हुआ है, इस टेबल में नहीं दिया हुआ है, लेकिन बुक में एक जगह आया है, जहां हमने द्रव्यमान पढ़ा हुआ है ना, वहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड का ये आया है अनुपात। तो ये देखो 3:4 होता है इसका, इसका कितना होता है 3:4। तो आप कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला भी बना सकते हो, है ना। तो बना के देखिए, कम से कम ये तो बनाना ही है आपको, काय का अमोनिया का तो बनाना ही है, और थोड़ा सा एडवांस कर सकते हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड का ही बनाइएगा। उसका जो अनुपात होता है वो होता है, यहाँ पर द्रव्यमान में दिया हुआ है, मैंने बताया आपको 3:4, है ना। 3:4, कार्बन का कितना 3 और ऑक्सीजन का कितना 4। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड का अनुपात भी दिया हुआ है। बाकी आपको टेबल यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन का यहाँ तो मिल ही जाएगा परमाणु द्रव्यमान, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का ही बनाइएगा। आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, एक बार फिर से ज्वाइन करिए सभी लोग, एक बार फिर से ज्वाइन करिए सभी, एक बार फिर से